राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक गवर्नर, सीनियर रहनुमा PMLN रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर पहला सवाल मलिक साहब, सियासी करते हैं, PTI के मुज़ाकरात, आपको लगता है इन मुज़ाकरात का जो कमेटी है उसमें तो कोई तजाद नहीं है, ठीक है ना। अब जो तजाद है या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या डिफरेंस ऑफ क्या कहें नैरेटिव है, वो PTI की तरफ से है मेरी नजर में। जो कुछ मैं भी मीडिया से देखता हूँ और जो तबसरे होते हैं या खबरें होती है, तो अब वो कभी कहते हैं जी मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात तो एज ए प्रिंसिपल होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई। अब फिर आज गालबन आज की खबर थी या कल की थी कि बैरिस्टर गौर साहब मिले हैं, उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें और शर्त ये है कि वो 9 मई और 26 नवंबर की जो है ना जो केसेस है उन वाक़यात के बारे में जुडिशल कमीशन माने। अगर ये बात नहीं होगी तो फिर हमारी आगे मुलाकात नहीं होगी। तो मैंने सुना, मुझे हैरानी हुई कि अभी तो आप का एजेंडा, आपका TOR टेबल पे आया ही नहीं। इमरान खान साहब ने गालबन ये भी कह दिया कि आप तहरीरी तौर पर भी लिख के दे दें। अगर साथ ही ये जो बात आई तहरीरी तौर पर लिख दे वो तो ठीक है। ये बात आई कि जब तक ये जुडिशल कमीशन की बात नहीं होगी उससे आगे हम बात नहीं चलाएंगे, ना ही आइंदा कोई मीटिंग होगी। और अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर ये क्या मुज़ाकरात है या अल्टीमेटम है या प्री कंडीशन है? प्री कंडीशन तो कभी भी मुज़ाकरात या सालसी में या टेबल पे आप बैठे कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो तो ये तो कभी ऐसी बात नहीं होती कि पहले शर्त रख दी जाए। आप बैठे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें, वी शुड हैव एक्सचेंज ऑफ व्यूज, सेनर एलिमेंट बात करेंगे, इंशाल्लाह को बात बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो सामने खुल के आ जाएगी। फिर भी मैं ना उम्मीद तो नहीं हूँ, मायूसी कभी कभी हो जाती है, तो अल्लाह करे ये नाउमीदी और मायूसी से हम निकले और किसी नतीजे पे पहुंचे। और उससे पहले बिफोर टाइम प्री मैच्योर शरायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, यकीनन। सर आज PTI के वकील हैं यूसुफ चौधरी साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि एक इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, ग्लोबल पार्लियामेंट्री बॉडी है जो कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है पाकिस्तान इमरान खान के केसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। और आप जानते हैं कि सर डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी मौखर हो रहा है बार बार, शायद अगली बार भी हो जाए और फिर 20 तारीख को आए जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी हो, ताकि जो है ना वो उनको शायद अच्छा लगेगा कि एक तरफ ट्रंप ओथ ले रहा हो, अहद ले रहा हो सर अपने ओहदे का, दूसरी तरफ इमरान खान को सजा हो रही हो। आप इस सिचुएशन को, इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं मलिक साहब? मैं तो इस चीज को एक मतलब है एक लाइटर नोट में देखता हूँ। ये क्या बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके मेरा ख्याल है इलेक्शन का मंशूर था कि इमरान खान साहब को, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आप बिल्कुल ऑन एयर है, कंटिन्यू सर। अच्छा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मुझे इलेक्शन जिता दे, इमरान खान साहब को मैं जेल से बाहर निकाल दूंगा। उनको दुनिया के और थोड़े गम है और भी गम जमाने में है उनको सिवाय इमरान खान साहब के। ये बस सियासी तराफी में एक चैनल पे यही लफ्ज दोहरा रहा था कि सियासी तौर पर ये ज़ईफ़ुल एतकादी है और ये ऐसी आसे लगा के बैठे हुए। अपने मुल्क की बात है, मुल्क के अंदर हल करें, आपके हाथ में है, मसले हल हो सकते हैं, जिद छोड़े। अगर आप पार्लियामेंट में बैठे रहते बतौर लीडर ऑफ दी अपोजिशन काम करते तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। ओके, और आपको लगता है कि कोई उनको बचाने नहीं आएगा और ना कोई उन्हें बचा सकता है? अल्लाह देखे जी, सबसे पहले तो अल्लाह की जात है, वो सारी बेहतर जानती है किसको बचाना है किसको नहीं बचाना है, ठीक है जी। अब बात यह है जिन्होंने कोई गलत काम किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए या माफी होनी चाहिए, कम से कम तस्लीम तो कर लें कि हमने ये गलती की है, माफी तो मांगे कौम से जो भी गलत काम किया। अगर आप लिगेशन की हालत में रहेंगे तो फिर लिगेशन की हालत में सफर आगे नहीं चल सकता। सर एक इम्पॉर्टेंट केस आईनी बेंच के सामने चल रहा है, आज तीसरी समाअत थी, बैक टू बैक 3 दिन से उसकी समाअत हो रही है। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, और आज जो हमारे ऑनरेबल जज साहिबान ने इसमें कहा है कि कौन तय करता है कि फलां का मुकदमा फौजी अदालत में चले या नहीं।
फौजी तनसीबात पर माजी में भी हमले हुए। इन केसेस के मुकदमा तो आम अदालतों में चलाए, उन केसेस के आम अदालतों में चलाए गए थे। क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है? आज जज साहब ये जानना चाह रहे थे कि हु टेक्स द डिसीजन, कौन फैसला करता है कि ये जाएगा केस मिलिट्री कोर्ट में, ये जाएगा सिविलियन कोर्ट में? आपको सर मालूम है कौन फैसला करता है? अगर जज साहबान को मालूम नहीं है तो मुझे क्या मालूम है, आपको शायद हो। सर आप साबिक गवर्नर हैं, आप किसी जज से कम थोड़ी ना है सर, आपके भी बड़ा मकाम रह चुका है, एक्सपीरियंस है, सियासत है, जिंदगी लगाई आपने पाकिस्तान में। जतोई साहब, जो आप कहलवाना चाहते हैं मेरे मुंह में क्यों देते हैं आप ये अपने लफ्ज? मैं तो आपसे ये कहलवाना चाह रहा था सर, आइन फैसला करता है कि कौन जाएगा। मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ कि मेरी नजर में, कल भी मैं यही बात कर रहा था किसी और चैनल पे, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि मैं तो बतौर एक सीनियर वकील हूँ, मैं 45-50 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, 2 दफा मैं सेनेटर रहा, पार्लियामेंटेरियन भी रहा हूँ। सियासी केसों में सिविलियन या अदरवाइज सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। उनका एंटी टेररिस्ट कोर्ट है या आम नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो कोर्ट चलाती है उसमें होना चाहिए, बाकी सिविलियन का नहीं होना चाहिए। मैं तो बेसिकली इस चीज पे मेरा जो है ना ये व्यू है। और दूसरी बात ये है कि उनकी जिनको सजाएं हुई हैं उससे पहले ही हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए। वेल सेड सर, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, माशाल्लाह आपने बड़ा ऐसा जवाब दिया जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की दिल की आवाज़ है। मलिक साहब, आज इस केस के दौरान ना एक रिपोर्ट पेश हुई, पंजाब की जेलों में जो मुजरिमान के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है 9 मई के हमलावरों को, तो जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो मुजरिमान हैं 9 मई के उन सबको एक कमरे में रखा गया है, सुबह 9 बजे 7 बजे उनको नाश्ता मिल जाता है, बड़ा अच्छा सा लॉन है, उसके अंदर वो वक्त गुजारते हैं, एक सामने टक शॉप है, वहाँ कॉफ़ी मिलती है, स्नैक्स भी मिलते हैं, अपने अपने मैट्रेस उन्होंने घर से मंगवा लिए हैं। दूसरी तरफ सर हफीजुल्लाह न्याजी, हसान न्याजी के वालिद किसी तारों के मोहताज नहीं है, वो ये अदालत को कहते हैं उसी वक्त कि हमारे बच्चों को तो हाई सिक्योरिटी जोन में रखा हुआ है, हम तो वकालतनामा साइन कराने जाते हैं, उसके लिए भी हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती। जज साहब कहते हैं वकालतनामे के लिए भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो ये 2 डिफरेंट कंप्लीटली सर नैरेटिव्स थे जो अदालत में आज रखे गए। जज मुशर्रफ हिलाली साहब ने भी नहीं माना, वो कहते हैं वाकई आप सच कह रहे हैं हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव से कि अगर आप ये सच कह रहे हैं ऐसा ना हो कि हम किसी और से इन्वेस्टिगेशन करवा लें और कोई और रिपोर्ट निकल आए। आपको क्या लगता है सर कौन सच्चा है? उन्होंने मुतलका सेशन जज साहब से गालिबन रिपोर्ट मांगी है कि वो जाके विजिट करके उनसे पूछ के, मैंने जो टीवी पे सुना है जी सर, तो वो रिपोर्ट पेश करें। और जहाँ तक वकालतनामे की बात है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, और वाकई उनके बेटे को 10 साल सजा हुई है, तो एक बाप ही समझ सकता है कि कितनी तकलीफ। तो जो वकालतनामा है ना, वो वकालतनामा जो है वो तो सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में दिया जाता है, और वो मुलजिम जो है या मुजरिम जिसको सजा होती है, अपील करनी है या किसी मुलजिम में जमानत की दरखास्त होनी है, तो वो अफसर के सामने अपना दस्तखत करता है, थंब इम्प्रेशन लगाता है, तो उसको वो वेरीफाई करता है जेल की अथॉरिटीज के मेरे सामने ये हुआ, तब वो वकालतनामा बाहर आता है। वकालतनामे के लिए मुलाकात नहीं होती। ठीक सर, एक सवाल मैं आपसे आज बलूचिस्तान के हालात पे इसलिए करना चाहता हूं कि आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने बलूचिस्तान में एक शटर डाउन हड़ताल की है। बलूचिस्तान में सर हालात आपको मालूम है, खुजदार के अंदर भी एक अफसोसनाक BLA ने दहशतगर्दी का वाक़या किया। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि सर वहाँ पे बहुत सारे और भी इशूज़ हैं, फ्राम स्मगलिंग टू टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर। अब सियासी जमातें भी इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, जो ट्राइब्यूनल्स ने फैसले दे दिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि सब धांधली हुई है। बलूचिस्तान में आपने सर अभी देखा भी था कि बच्चे के अगवा के बाद भी तकरीबन 3-4 हफ्ते एहतजाज धरना जारी रहा और वो रोडें बंद रहीं, पसमानदगी वहाँ पे, सोने की खाने वहाँ पे। क्या PMLN की से जो गवर्नमेंट है, विफाक में भी है ऑफकोर्स मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बलूचिस्तान के अंदर से एहसास महरूमी दूर कर पाएंगे कि वो एहसास महरूमी जिसका सवाल करते करते मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए और सर के सारे बाल गिर गए? सर मेरे भी बाल गिर गए। बलूचिस्तान इज माई सब्जेक्ट, मैंने काफी उसको स्टडी भी किया और गया भी हूँ मैं। बात यह है कि बलूचिस्तान जितना ही मादनी वसाइल से अमीर है, दुनिया की उस पर नजरें हैं। ठीक है जी, yes. दुनिया से मीन्स के हमारे हमसाया मुल्कों की भी नजरें हैं।
और वहाँ पे लोगों को जो एहसास महरूमी है, मैं एक सियासी वर्कर के तौर पर ये समझता हूँ कि असल बुनियाद को पकड़ना चाहिए यस और जो को वाकयात हो रहे हैं उसमें तो कंट्रोल करना चाहिए। दहशतगर्दी में उसमें रा का भी हाथ है और पता नहीं किन किन लोगों का, किन किन मुल्कों का हाथ होगा। तो कम से कम जो बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियां हैं उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मतलब मैं कभी कभी मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है, आपको याद होगा सर, ये पीपल्स पार्टी के दौर में शायद ये साबका दौर था, तो जब एक स्कीम चली थी कि आगाज हकूक बलूचिस्तान, करेक्ट। पता नहीं कौन सा साल था, इफ यू रिमेम्बर, जरदारी साहब सदर थे उस 10 वक्त। साल की बात, जी जी ठीक है ना। जी जी तो मैं बड़ा हैरान होता था कि पाकिस्तान आजाद हुए कितने साल हो गए, जी सर। बलूचिस्तान हमारा हाँ, दिल का एक टुकड़ा है, जानो जिगर है, और उसके आगाज, हकूक के आगाज का जो है ना हो रहा है अब 50-60 साल बाद आगाज हकूक बलूचिस्तान। तो मैं सोचता था कि नाम तो सही रखना चाहिए ताकि ये तो नाम हमारा ही ऐसा रखा कन्फेशन कि है, दिल जले और जल जाए। कन्फेशन था कि हम आज से आगाज कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान, बलोची लोग महरूम है जी, ठीक है, दहशतगर्दी को सपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता, मगर फिर भी रूट कॉज जो है ना उस पर भी जाना चाहिए। इस तरह से जो है ना शायद ये मसले हल ना हो। मेरी बड़ी बलूचिस्तान के दोस्तों से पार्लियामेंट में गुफ्तगू होती थी, उनसे भी सुनते थे। तो इसको जो है ना ये कॉस्मेटिक्स या इस तरह की कार्रवाई से शायद हल ना हो, मगर एट द सेम मोमेंट दहशतगर्दी को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये जो खवारिज है उनको इजाजत भी नहीं दे सकते कि बलूचिस्तान का अमन तबाह करे। गैर मुल्की कंपनी वहाँ पे जो काम कर रही है